दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य सबाहत आफरीन की लिखी कहानी वो जो इश्क था। प्लेटफॉर्म की गहमा गहमी और भीड़भाड़ वाले माहौल के बरक्स वेटिंग रूम में काफ़ी सुकून का एहसास हो रहा था। बड़ी सी मेज़ के इर्द गिर्द लगी सुर्ख कुर्सियां थके हुए मुसाफिरों को राहत दे रही थीं। वहाँ मौजूद सभी निगाहों में घर पहुँचने की जल्दी साफ दिख रही थी, मगर ट्रेन कई घंटे लेट थी और हम सबको मंजिल तक जाने के लिए ट्रेन का इंतज़ार करना था। यूं ही सर टिकाए सोचते हुए मेरी नज़र हाथ में लिए मोबाइल पे टिक गई और बेइरादा मैसेजेस खोल के देखने लगी। अंसर यानी मेरे पतिदेव के मैसेजेस आए थे, उसे मेरी फिक्र हो रही थी। ट्रेन लेट होने की बात से उसने रेलवे वालों के लिए गुस्से वाला आइकॉन भेजा था। मुझे हंसी आ गई। उसके लिए ये वाला स्टेटस कितना फिट बैठता था, कांट टॉक, मैसेजेस ओनली। कभी कभी तो मैं चिढ़ बैठती थी, इधर मैं किचन में मशगूल हूं और उधर जनाब ड्राइंग रूम से मुझको टेक्स्ट किए जा रहे हैं। और हाँ, अंसर की एक खासियत यह भी है कि उनसे कोई नाराज नहीं हो सकता। मैं तो कोशिश करके हार गई। मेरी नाराजगी ज्यादा देर नहीं चल पाती और आखिरकार मुझको सरेंडर करना पड़ता, यानी बोलना पड़ता। अंसर की बातें सोचते हुए मेरे होंठ खुद ब खुद मुस्कुरा रहे थे कि मेरे पास हल्की खरखराहट की आवाज हुई। गर्दन जरा सी मोड़ कर देखा तो बगल वाले साहब कोई मैगजीन पलट रहे थे। मुझे भी अचानक से किताब की तलब उठ गई। किताब मांग कर पढ़ना मेरे दिल ने कभी गवारा किया नहीं था, इसलिए मैं अपना छोटा सा बैग उठाकर बुक स्टॉल की तरफ चल पड़ी। उफ, ये स्टेशन की किताबें। मैंने सरसरी नज़र दौड़ाई तो एक किताब पे नज़र ठहर गई जिस पे लिखा था पति को वश में करने के सरल उपाय। नाम पढ़ के ही मुझको एकदम से हंसी आ गई। एक दो किताबों को पलट के देखा कि कोई अच्छी सी मैगजीन मिल जाए कि तभी किसी की आवाज़ आई, अनाया। मुझे यहाँ किसने पुकारा? फिर ख्याल आया कि एक सिर्फ मैं ही अनाया नहीं हूँ, कोई और भी हो सकती है। हेलो अनाया, हल्की सी आवाज़ उभरी। पलट कर देखा तो नज़र रुक गई। मैं बगैर पलकें झपकाए पुकारने वाले को एक टक देख रही थी। रेहान। मेरे सामने मेरा गुजरा अतीत खड़ा था। मैंने एक पल में खुद को समेटा और अपने धड़कते दिल को थपथपा कर उसे हिम्मत दी। मगर इतने सालों बाद अचानक इस तरह रेहान से मेरा सामना होगा, मैंने कब सोचा था? कितनी अजीब बात है ना। स्टेशन पर बेशुमार चेहरों को देखते हुए अभी कुछ देर पहले मेरे जहन में ये बात आई थी कि इनमें से कोई चेहरा जाना पहचाना नहीं है। सारे चेहरों में कहीं पहुंचने की तड़प है जो एक दूसरे से इनको मिला रही है, और ऐसे में अचानक रेहान का दिख जाना, ये कैसा इत्तेफाक है। रेहान और मैं वेटिंग रूम में एक दूसरे के साथ बैठे थे, लेकिन अपने दायरों में कैद या फिर अपनी जगह सिमटे हुए थे। जैसे हम दोनों को पता था कि ये साथ महज चंद घंटों का है और जो वक्त गुजर गया वो अब दोबारा नहीं आने वाला। लखनऊ अक्सर आना जाना लगा रहता होगा ना? वो छोटे छोटे सवाल पूछ रहा था, जैसे चटकी डोर फिर से जोड़ने की कोशिश कर रहा हो। हाँ, मीटिंग्स के सिलसिले में आना होता है और घूमने फिरने शॉपिंग वगैरह के लिए भी लखनऊ आ जाती हूँ, कहते हुए मैंने ज़रा सा रेहान को देखा। न जाने क्यों आज भी उसके चेहरे पे मेरी निगाह टिक नहीं पा रही थी। मुझे वो पल याद आ गए जब रेहान मेरे ऐन सामने बैठ जाया करता और कहता कि अगर 2 मिनट तक मुझको लगातार देख लो तो जो कहो मैं हार जाऊंगा। मैं हंसकर पहले ही हार मान लेती थी। वो बेहद संजीदा था, मगर उन खास लम्हों में उसकी आंखें कैसी शरारती हो उठती थीं। अनाया, रेहान की आवाज़ मुझे वेटिंग रूम की दुनिया में फिर से ले आई। कुछ खाने के लिए ले आता हूँ, कहता हुआ वो बाहर चला गया। उसका बैकपैक मेरे साथ वाली कुर्सी पर रखा था। मैं ध्यान से उस बैग को देखते हुए एक लगाव सा महसूस कर रही थी। न चाहते हुए भी मेरी हथेलियां उसके बैग को छूने लगीं। तभी कदमों की आहट हुई। सामने से रेहान चला आ रहा था। मुस्कुराते हुए उसने बिना कुछ बोले एक बड़ा सा पैकेट मेरी तरफ बढ़ा दिया। अरे, इतना सब कुछ लाने की क्या ज़रूरत थी? मुझे हल्का संकोच हो उठा। खोलकर देखा तो मेरी फेवरेट चॉकलेट्स थीं और अलग अलग फ्लेवर के खूब सारे चिप्स के पैकेट। वो बॉटल खोलकर पानी पी रहा था और मेरी निगाह उसकी गर्दन पे टिक गई जो किसी वक्त में मेरी पनाहगाह हुआ करती थी। मुझे खुद पे हैरानी हो रही थी। रेहान के बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ? मुझे उसकी बेवफाई क्यों नहीं याद आती? मुझे उस तकलीफ को याद रखना चाहिए जो सिर्फ उसकी वजह से मिली। मैं इतनी सहज कैसे हो सकती हूँ?
बस बहुत हो गया, मैं रिजर्व रहूंगी, अब कोई जरूरत नहीं बीती बातों में उलझने की। तुम बहुत कम बोलने लगी हो या फिर मुझसे बात करने की कोई वजह नहीं मिल रही होगी? उसने बेवजह मोबाइल पे अंगूठा फिराया और फिर वापस जेब में डाल दिया। नहीं तो बस यूं ही, कहते हुए मैं अपनी अंगूठी में जड़े मोती को देखने लगी। दरअसल मेरे दिल में 1000 शिकायतें उठ रही थीं, लेकिन अब कहने सुनने का वक्त ही कहाँ था। हम जिंदगी में बराबर आगे की तरफ चलते हैं, पीछे छूट गए हिस्से धुंधले होते होते एक दिन खो से जाते हैं, मगर जब वो फिर से निगाहों के सामने आ जाएं तो रेहान पहले भी जरूरत के तहत ही बोलता था। उसकी बातें कम कम सी होती थी, लेकिन शहद की बूंदों जैसी कीमती लगती थी मुझे। आज भी मेरे साथ वेटिंग रूम में बैठे हुए वो बस जरूरत के तहत बोल रहा था। कुछ देर हम दोनों के दरमियान खामोशी छाई रही और फिर वो चुपचाप बाहर निकल गया था। शायद ट्रेन का टाइम पता करने गया होगा। रेहान के जाते ही मुझे वो बीते दिन याद आने लगे जब मैं और वो साथ हुआ करते थे। मैं कुर्सी की बैग पर सर टिकाए चुपचाप वहां पहुंच गई जब रेहान मेरी दुनिया का चांद और सूरज दोनों हुआ करता था। हम दोनों के परिवारों में अच्छी दोस्ती थी। जवानी की दहलीज तक आते आते मेरे दिल में रेहान के लिए एक अलग ही जज्बा पनपने लगा था। दिल के इशारे बड़े सच्चे और जाहिर से होते हैं, यानी उसे भी मेरे एहसासात की खबर हो रही थी। हम दोनों एक दूसरे के घर वक्त बिताने की वजहें ढूंढने लगे थे। किसी न किसी बहाने से एक दूसरे को छू लेना, टकरा जाना, ऐसे कितने मीठे वाक़े होते थे जिन पर बाद में खूब हंसी आती और शर्म से चेहरा गर्म हो उठता था। घर के पीछे वाले हिस्से में अब्बू ने मोगरे की झाड़ लगा रखी थी। रात रानी भी महक महक कर जैसे हम दोनों को इशारे कर रही होती। रेहान बिना कुछ बोले मोगरे की कलियां तोड़कर मेरे बालों में लगाने लगता। मैं जैसे ही कुछ बोलने को होती तो फौरन चुप रहने का हुक्म दे देता। वो मेरा सर अपने कंधे से सटाए देर तलक खामोश रहता था। मेरे बालों को चूम कर कहता, तुम इश्क वाली मटीरियल हो, तुमसे सिर्फ इश्क किया जा सकता है। उसकी ये बात सुनकर मुझे खुद पर गुरूर आ जाता, जैसे वाकई मैं दुनिया की सबसे कीमती शय हूं। उस वक्त हम दोनों को लगता था कि अब कोई ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। बस पढ़ाई पूरी होते ही रेहान की जॉब लगने वाली थी और उसके बाद हमारी शादी। पता है ना यार, मुझे यूं ट्रेन का इंतज़ार करना बहुत बुरा लगता था। रेहान ने धीमे से कहा तो मैं यादों की अंजुमन से वापस लौट आई। मेरी आंखों में सैकड़ों उम्मीदें जाग उठीं। अब वो कहेगा कि तुम हो तो आज ये इंतज़ार अच्छा लग रहा है, काश। रेहान अपने लैपटॉप को देखते हुए मुझसे बोला। फिर धीरे धीरे आदत हो गई। काम के सिलसिले में अक्सर यहाँ आना होता है और ट्रेन वक्त पे कम ही आती है। शायद ऐसे ही हम आदतों के गुलाम हो जाते हैं। रेहान ने बात पूरी की तो उसका चेहरा सहज था, जैसे कोई उलझन नहीं, कोई परेशानी नहीं। मैंने कहा, हाँ सारी बात आदत की होती है। तुमने कुछ बताया नहीं अपने बारे में, मेरा मतलब शादी वगैरह। मेरी बात सुनकर चुपचाप वो लैपटॉप पे ईमेल चेक करने लगा। मुझे साफ महसूस हुआ कि इस सवाल से वो बचना चाहता है। सच कहूँ तो अच्छा लगा। क्या पता रेहान ने शादी की ही ना हो सकता है वो मुझे भूल ही ना पाया हो। मोहब्बतें इतनी आसानी से थोड़े मरती हैं। उसने क्या सोचकर मेरे ख्याल का धागा टूट गया। रेहान ने लैपटॉप से नज़र हटाई और बोला, सॉरी मेल देख रहा था। अपने बारे में क्या बताऊं, मेरा अपना बिजनेस है, घर है और घर में एक बीवी है। कहते हुए वो मुस्कुरा उठा। मैंने अपनी निगाहें फेर ली। न जाने क्यों उसका मुस्कुराता चेहरा मुझे उदास कर रहा था। कुछ बातों की तासीर ऐसी होती है कि उन्हें सुनकर ना चाहते हुए भी एक खलिश सी हो जाती है। रेहान की शादी की खबर ने मुझे अजीब से रंज में मुब्तला कर दिया था। जबकि कायदे से देखा जाए तो मैं खुद भी शादीशुदा थी और मेरी जिंदगी काफी खुशगवार थी। हर तरह से बेहतरीन कहा जाने वाला घर था और बेहद प्यार करने वाले अंसर का साथ था। मैं हर लिहाज से खुशनसीब थी। फिर रेहान की शादीशुदा जिंदगी का सुनकर मुझको बुरा क्यों लगा था? मैं खुद को सवालों के घेरे में उलझाए खाली जहन लिए उसको देख रही थी जो कभी मेरी ख्वाहिशों का हासिल था। मुझसे रहा नहीं जा रहा था। जैसे क्या जो जान लेना चाहती थी, उसकी बीवी के बारे में क्या क्या पता लगाना चाहती थी। मैं अपने पर्स की जिप खोलते हुए खुद को व्यस्त दिखाकर रेहान से पूछ पड़ी, क्या करती तुम्हारी वाइफ?
अरेंज मैरिज हुई या वो राइटर हैं, कहानियाँ और पोइट्री लिखती हैं। शादी नहीं, अरेंज मैरिज नहीं। अरेंज नहीं है तो क्या लव मैरिज हुई है? मेरे दिमाग में बिजली की तेज़ी से सवाल उठा। तभी रेहान बोला, मेरी शादी अचानक से हो गई थी। दरअसल मेरे कलीग के बहन की शादी थी, ऑफिस का सारा स्टाफ वहीं पे था और ऐन वक्त पे लड़के की तरफ से रुपए पैसे की लेन देन को लेकर बहस हो गई। तो घर के बड़े बुजुर्ग मामला शांत करने की कोशिश में लगे थे कि तभी नमीरा यानी दुल्हन ने खुद ही शादी से इनकार कर दिया। रेहान ज़रा सा चुप हुआ तो मैंने जल्दी से पूछा, फिर यह हुआ कि मैंने नमीरा से शादी की ख्वाहिश जाहिर कर दी। दरअसल उनका यूँ फैसला लेना मुझे बहुत मुतासर कर गया था और फिर उसी वक्त सादगी से हमारा निकाह हो गया। रेहान के चेहरे पे हल्की मुस्कुराहट थी, जैसे वो बीते लम्हे दोबारा उसके सामने आ गए हों। न जाने क्यों मुझे उसका अपनी बीवी के बारे में बात करना अच्छा नहीं लग रहा था। मैं एकदम से कह उठी, चलो अच्छा है, कम से कम इस दफ़ा तुमने स्टैंड ले लिया, फैसला कर लिया, ये अच्छी बात है। कहकर मैं बॉटल का ढक्कन खोलने लगी, लेकिन रेहान को मेरी बात कहीं न कहीं लग गई थी। वो मेरी बातों में छिपे ताने को अच्छी तरह समझ चुका था और वो जख्मी नज़रों से मुझको देख रहा था। अब उसे मालूम हुआ होगा कि बातों से चोट कैसे पहुंचती है। लेकिन ये क्या, उसका चुपचाप हो जाना मुझे अब बुरा क्यों लग रहा था? उसका दिल ही दुखाना चाहती थी ना, उसे याद दिलाना चाहती थी कि उसने हमारी मोहब्बतों की लंबी उम्र के लिए कोई कोशिश नहीं की थी। उसने तो खामोशी से सर झुका दिया था। तो अब उसे याद दिलाकर मैं खुद हारी हुई सी क्यों महसूस कर रही हूँ? मगर वो बीती बातें कैसे भूल जाऊं? मुझे वो गुजरे दिन फिर से याद आने लगे जब रेहान को हमारी मोहब्बत के लिए फैसला करना था। ये शानदार शख्स जो मेरे सामने बैठा मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहा है, क्या इसे कभी मेरे साथ की तलब नहीं थी? याद माजी अजाब है या रब, छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा। वाकई किसी ने कितना सही लिखा है। बीते हुए दिन सारी जिंदगी याद आते रहते हैं। मेरी आंखों के आगे वो लम्हा घूम गया जब मैंने रेहान से बार बार कहा था, प्लीज कुछ करो ना, पापा मेरे लिए रिश्ते देख रहे हैं, कहीं बात पक्की होगी तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मैं देखता हूं, घर में बात करूंगा, तुम परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा। रेहान ने मेरे कंधे थपथपाए तो जैसे मुझे राहत मिल गई। मगर 1 महीने के बाद ही पापा ने मेरी मंगनी फिक्स कर दी थी। मैं रोती रही, इस रिश्ते के लिए 1000 बार मना किया, मगर माँ बाप सोचते हैं कि उनकी औलाद के लिए वही बेहतर फैसला कर सकते हैं। काश पापा थोड़े दिन और रुक जाते, रेहान की नौकरी लगने का इंतजार कर लेते। मगर बेटियों की मोहब्बतें कब मंजूर की जाती हैं? उनकी ख्वाहिशों को कौन सुनता है जो मेरी सुनी जाती? और फिर सितम यह हुआ कि इस पूरे मामले पर रेहान की तरफ से बिल्कुल चुप्पी छाई रही। वो खामोश तमाशाई बना रहा। रेहान कुछ तो करो, कम से कम पापा से कहो, क्या पता वो मान जाए। अपनी अम्मी को मेरे घर भेजो प्लीज, ऐसे चुप मत रहो। रेहान पौधों की सूखी पत्तियों को देखता रहा और मेरे लाख कहने पर भी उसने कोई कदम नहीं उठाया। उसकी तरफ से हर सहारा टूट चुका था और मेरे पास अंसर से शादी न करने की कोई वजह नहीं बची थी। हाँ, बस शादी से पहले सुनने में आया कि रेहान और उसकी अम्मी ने मोहल्ला छोड़ दिया था और कहीं और जा बसे थे। अनाया, रेहान की हल्की सी पुकार पर मैं यादों के समंदर से बाहर आ गई और उसकी तरफ देखने लगी। क्या सोच रही हो? उसने नरमी से पूछा तो मैंने हौले से सर हिलाकर कहा, कुछ भी नहीं। अच्छा एक बात बताओ, ये तुम्हारे कान में जो पीले पंख लटक रहे हैं ये असली हैं क्या? उसने मेरी ईयरिंग की तरफ इशारा किया तो उसकी संजीदगी देखकर मुझे हंसी आ गई। मैं हंसते हुए बोली, हाँ एकदम असली हैं, पीले कबूतर के पीले पंख। वो मुस्कुराते हुए हंस पड़ा। कितने सालों बाद उसकी भरपूर मुस्कुराहट देख रही थी। रेहान कम हंसता था और शायद इसीलिए उसकी हंसी बड़ी कीमती मालूम होती थी। हम कुछ देर तक इधर उधर की बातें करते रहे, मगर रेहान ने एक बार भी वो नहीं कहा जिसे सुनने को मेरे कान तरस रहे थे। हम दोनों करीब ही बैठे थे। तेज हवाओं से मेरा दुपट्टा उड़कर उसके हाथों का तवाफ करने लगता तो रेहान आहिस्तगी से दुपट्टा संभाल कर किनारे रख देता। न जाने क्यों मेरा दिल चाहता था कि वो दुपट्टा उसके चेहरे को छू जाए, बस एक बार। आज ट्रेन का इंतजार नहीं था, बल्कि इस गुजरते वक्त के थम जाने की तड़प थी। किसी की कॉल आई थी। रेहान बात कर रहा था। कॉल डिस्कनेक्ट करते ही मोबाइल उसके हाथ से छूटकर मेरे पैरों के पास गिर गया।
मैं झुककर उठाने को हुई कि उसी दम रेहान भी झुक गया। बेसाख्ता हम दोनों के कंधे टकराए और उंगलियों पे हल्का सा लम्स हुआ। मैं फौरन सीधी होकर अपनी जगह बैठ गई और बेवजह कुर्ते का दामन सीधा करने लगी। रेहान के वजूद से उठ रही उस जानी पहचानी खुशबू ने मुझे जैसे अपनी गिरफ्त में ले लिया था। मैंने ज़रा सी निगाहें उठाकर रेहान को देखा तो उसके चेहरे पर हल्की सी दिल फरेब मुस्कुराहट छाई थी। न जाने क्यों मैं अपनी जगह एकदम सिमट सी गई थी और उससे कुछ सुनने की चाह करने लगी थी। ये राज मुझ पर आज खुला था कि मैं रेहान को कभी भूल ही नहीं पाई थी। अनाउंसमेंट हो चुका था, कुछ ही देर में ट्रेन आने वाली थी। हमें अलग अलग ट्रेनों में बैठकर फिर से एक दूसरे से अलग रास्ते की तरफ चल देना था, मगर ये थोड़ा सा उधार का वक्त दिल को मसरूर कर रहा था। वेटिंग रूम में उसके साथ बैठकर मैं बीते खूबसूरत दिनों को याद कर रही थी और शायद रेहान भी कहीं खोया हुआ था, लेकिन उसने एक बार भी जाहिर नहीं किया कि उसकी जिंदगी मेरे न होने से कितनी सूनी है। तुम्हारी ट्रेन के जस्ट बाद मेरी ट्रेन भी आ जाएगी, रेहान ने अखबार समेटते हुए कहा। तो मैं कहना चाहती थी, हाँ देखो ना, ट्रेन को भी पता है कि तुम साथ नहीं चल सकते, लेकिन सब कुछ कहा जाना इतना ज़रूरी भी तो नहीं है ना। मैं चुप रही, जैसे अगर बोल पड़ी तो हमारे साथ का तिलिस्म टूट जाएगा। मेरे मोबाइल पे बार बार मैसेजेस आ रहे थे। अंसर व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर रहा था। रेहान ने कहा, देख लो कोई टेक्स्ट कर रहा है। मैंने जल्दी से कहा, अरे वो ऑफिस वालों का ग्रुप है ना, उसी पे मैसेज आते रहते हैं। उफ, ये मैं क्या कर रही हूँ? रेहान से क्यों छुपा रही हूँ? मैं खुद से ही सवाल जवाब करने लगी। वेटिंग रूम से निकलकर हम प्लेटफॉर्म पे आ गए थे। बस कुछ ही लम्हों बाद वो एक बार फिर से दूर जाने लगा था और मेरे दिल से ये बात अब तक नहीं निकल पाई थी कि क्या रेहान को कभी मेरी याद नहीं आती, या हमारे दरमियान जो मोहब्बत थी वो सिर्फ नौजवान दिलों की वक्त गुजारी थी। ये कुछ कहता क्यों नहीं? ख्यालों के हुजूम को चीरते हुए ट्रेन हमारे सामने आकर खड़ी हो गई। रेहान मेरा बैग लिए हुए बड़ी जिम्मेदारी से मुझे सीट पे बैठा चुका था। मैं जानबूझकर उसका चेहरा नहीं देख रही थी। लगता था गले में कुछ फंस रहा है और अगर उसकी ओर देखूंगी तो जब्त करना मुश्किल हो जाएगा। पहुंच जाओ तो खबर करना, नंबर सेव कर लिया ना? उसके सवाल के जवाब में मैंने हाँ में सर हिला दिया। ट्रेन अब चलने लगी थी और इधर मेरा बेचैन दिल रुकने लगा था कि तभी रेहान ने मेरी हथेलियों पर अपना हाथ रखकर कहा, अपना ख्याल रखना, मेरी दुआ है कि तुम हमेशा खुश रहो। मैंने डबडबाई आंखों से उसको देखा तो वो मेरा हाथ छोड़कर ट्रेन से उतर गया। जाते जाते उसकी आंखें भी छलछला उठी थीं। देखा मैंने, मुझे एक गर्माहट सी महसूस हुई, सुकून सा। मेरे दिल ने मुझे समेटते हुए कहा, प्यार उसको भी था, जरूर था। बस इतनी सी थी ये कहानी।